हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो कल का लेक्चर मेरा वेक्टर बेसिक्स जो था वो आपने देखा होगा और काफी अच्छे से समझ लिया होगा। कल हमने यूनिट वेक्टर को ठीक ठीक तरीके से समझ लिया था और हमने ये भी देखा था कि अगर हमें किसी वेक्टर के अलोंग वेक्टर निकालना हो जिसका मैग्नीट्यूड कुछ और हो तो वो कैसे निकालते हैं। सिंपली जिस वेक्टर के अलोंग निकालना होता है उसका क्या निकालो, यूनिट वेक्टर, और जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा हो गया ना। हाँ, तो आज अपन थोड़ा सा देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में, यानी वेक्टर कितने प्रकार का होता है, कैसे। लेकिन उससे पहले मैं समझा दूं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आगे का जो टाइप ऑफ वेक्टर है ना वो उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर यानी दो सदिशों के बीच का कोण, वो देखता कैसे निकालना अपन डॉट प्रोडक्ट से सीखेंगे, क्रॉस से सीखेंगे। लेकिन अभी ये देखना जरूरी है कि वो होगा कैसे कैसे, ठीक है ना। हाँ, देखो सदिशों के बीच का जो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल अगर आपको निकालना हो तो उनकी दोनों की जो टेल है उनके बीच का एंगल निकाल लीजिए, या उनके दोनों के हेड हैं वहां पे जो मिल रहे हैं उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही क्या बनेगा आपका। जैसे मैं बोलूं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच का कोण कौन सा होगा, इन दोनों के बीच का कोण ये वाला होगा, थीटा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये देखो दोनों की पूंछ एक जगह पे आ गई ना, तो यही थीटा माना जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के सर एक जगह आ जाएंगे तो ये वाला भी होगा। दोनों के सर एक जगह है ना। हाँ, तो जहां पर दोनों के सर एक जगह है वो वाला माना जाएगा, या दोनों की पूंछ यानी टेल एक जगह पे हो तो वो वाला एंगल माना जाएगा, ठीक है ना। वेक्टर ए कह सकता हूं मैं, वेक्टर बी कह सकता हूं। बात समझ आ गई क्या। बिल्कुल, बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। हाँ, आसान है भी। देखते हैं, अगर आप ये समझ गए ना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालना है, तो अब आप फटाफट, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं तो आप बता दोगे ना कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। अरे बहुत ही आसान हो गया ना। हाँ, बस आपको ये देखना जरूरी है कि क्या उन दोनों की पूंछ एक जगह पे है कि नहीं है, यानी टेल एक जगह पे होना जरूरी है। चलो, ये छोटा सा ही था ताकि आपको आपको सब समझ में आ जाए आगे की चीजें। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो। देखो जरा ध्यान से, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और आपको दिया गया है ये जो एंगल है वो 120 डिग्री है। आपको बताना है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, बताइए कैसे करेंगे। मैंने बोला या तो दोनों के टेल एक जगह होनी चाहिए या दोनों के हेड एक जगह होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो इसका तो क्या है, हेड आ रहा है और इसका टेल आ रहा है, दोनों अलग अलग बात हो गई ना यार। तो आप ये एंगल नहीं बता सकते। ये जो एंगल है ना वो वेक्टर ए और बी के बीच का नहीं है, वो किसी और के बीच का है। तो कैसे करें सर। कुछ नहीं, वेक्टर को क्या कर सकते हो आप, प्रतिस्थापित कर सकते हो। वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा जा सकता है, बस उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप इसको उठा के यहां रख दीजिए ना, है कि नहीं, ताकि आपका क्या हो जाए, दोनों की पूंछ एक जगह पे हो जाए। तो वेक्टर बी को मैं यहीं का यहीं रखता हूं, है ना। वेक्टर बी को इसी डायरेक्शन में रखना है, यहीं का ही। इसको उठाना है, इसको उठाना है और यहां पे रख देना है इसे। बस इसको उठाओ और यहां पे रख दो। तो उससे होगा क्या, दोनों की जो टेल है वो कहां पे आ गई, एक ही जगह पे आ गई। जब टेल एक जगह पे है तो इनका जो ये एंगल बनेगा वो थीटा है, वो ही इन दोनों के बीच एंगल है। तो ध्यान से देखो, ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो गया 60, यानी ये कितना आ जाएगा, वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो आएगा 60 डिग्री। क्लियर होगी ना बात। हाँ, ऐसे आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए। ओके, एक एग्जांपल और भी कर लेते हैं फिर। ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री ही होना आपको। बताओ वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है। देखो, देखो जरा ध्यान से, क्या कर लीजिए, किसी एक वेक्टर को उठाइए दूसरी जगह रख दीजिए ताकि इनका काम हो जाए। आप ऐसा कर सकते हो ना, इसको उठा के पीछे रख लो, है कि नहीं, ताकि दोनों के हेड एक जगह हो जाए। या ऐसा कर लो, इसको उठा के यहां रख लो, तो इसको उठा के यहां रखना ज्यादा आसान है। तो वेक्टर बी फाइनली यहां पे आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये आपका वेक्टर ए रहेगा और ये जो है वो वेक्टर बी हो जाएगा। हो गया ना। मैंने इसको उठाया, उठा के यहां पे रखा है, आपने डायरेक्शन भी चेंज नहीं करी और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करा, तो वेक्टर में कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। ठीक है जी। अगर आपने ये कर लिया तो ये एंगल कितना, 30 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री।
सिंपली बस आपको ऐसे ही निकालना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप हमेशा ट्राई कीजिए कि दोनों की टेल एक जगह हो जाए, क्योंकि हेड से देखना कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन टेल से देखना कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर रखी होती है टेल 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 से हर जगह। हाँ, इसलिए वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल जब भी निकालना होगा, वो एंगल होगा दोनों के टेल एक जगह पे होनी चाहिए, और जब उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, यानी कोण हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने एक प्रकार का तो वेक्टर देख लिया था, यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 यूनिट हो, और डायरेक्शन क्या हो, उसी वेक्टर के हो जिसका हमें यूनिट वेक्टर निकाला है। बात समझ आ गई ना। हाँ, अगर आपको ये बात समझ आती है तो आगे 2-4 टाइप के और भी वेक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूं इक्वल वेक्टर, इसको बोलते हैं समान सदिश। देखो, अब आपने समान कह दिया, वो भी सदिश कह दिया, तो सदिश में दो चीजें होती हैं, यानी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और अगर दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उन दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज वो कभी इक्वल ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी होंगे जब उन दोनों के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल, ठीक है ना, उन दोनों की डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो क्या है, जैसे मैं बोलूं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर, अगर ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो मैं आपको एक कारण बताता हूं, वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, पहली बात तो मैग्नीट्यूड, उसके बाद में जो डायरेक्शन है, यानी दिशा जो है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू किसके होनी चाहिए भाई, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी के। तो इन दोनों वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू वेक्टर बी। ये हम तभी कहेंगे जब दो कंडीशन इसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप इनको नोट करते रहना, वेक्टर ए और बी इक्वल वेक्टर तभी होंगे जब उन दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर एक चीज इक्वल है तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा ना, फिर डायरेक्शन का भी मैटर करता है यहाँ पे। हाँ, डायरेक्शन भी होनी चाहिए प्लस में मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, वही क्या कहलाएंगे, तभी क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल भी करा देता हूं, एग्जांपल है वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस लेमडा माइनस 3j कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस लेमडा स्क्वायर जे कैप। आपको बताना है कि लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट वेक्टर ए एंड बी क्या होनी चाहिए, इक्वल वेक्टर। फाइंड आउट लेमडा इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, इक्वल वेक्टर है। तो बहुत ही सिंपल हो गया, दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो इक्वल करना है हमें, वेक्टर ए और बी क्या हो गए भैया, इक्वल वेक्टर हो गए। तो वेक्टर ए की जगह रख दीजिए 2i कैप प्लस लेमडा माइनस 3j कैप इक्वल टू 2i कैप प्लस लेमडा स्क्वायर जे कैप। देखो डायरेक्शन भी इक्वल है ना, तो डायरेक्शन हर एक इक्वल होगी, यानी i कैप वाली इक्वल कर दीजिए और j कैप वाले कोफिशिएंट भी इक्वल कर दीजिए। i कैप वाले कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो कोई टेंशन नहीं है, और ये दोनों को देखिए, इनको इक्वेट करना है, तो उधर से क्या आ रहा है, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू किसका होना चाहिए, लेमडा माइनस 3 के, इधर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है क्या, कोई भी वैल्यू के लिए? अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे नहीं लगता किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा। देखते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। देखना लेमडा क्या आ जाएगा, आपका इमेजिनरी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इमेजिनरी। जरा ध्यान से देखो, लेमडा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, ये नेगेटिव बन गया यार, इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ये कितना हो गया, अंडर रूट माइनस 11 डिवाइड बाई 2। तो इमेजिनरी आ गया। अंडर रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव नंबर आता है तो क्या बनता है, यहाँ पे आयोटा आएगा, मतलब क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। यानी आपका रियल लेमडा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे कि ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल वेक्टर हो जाए, ठीक है ना।
इसको नोट कीजिए, एक और एग्जांपल करते हैं। हाँ, ऐसा लेमडा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, फटाफट इसको नोट कर लो। चलो, कर लिया होगा नोट। धीरे धीरे आप भी स्पीड पकड़ना शुरू कर देना और सारे सारे नोट जरूर बना लेना बेटा। चलो, एक और एग्जांपल लेता हूँ। वेक्टर ए इक्वल टू 6i कैप प्लस 6i कैप प्लस में 7 नहीं 9 ले लेते हैं, हाँ 9j कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल टू लेता हूँ 2 लेमडा आई कैप प्लस में म्यू स्क्वायर जे कैप। ठीक है ना, आपको लेमडा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट दोनों क्या बन जाए, इक्वल वेक्टर बन जाए। एंड इसमें अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो कर सकते हैं वैसे, बट आपको अभी मान करना है किसका वैल्यू निकालना है, लेमडा एंड म्यू कितना होगा सो दैट क्या हो जाए, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हो जाए। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन होगा इसका, देखना जरा ध्यान से। आप कर लीजिए, ट्राई करना चाहिए तो इन दोनों को इक्वेट कर देना, कोफिशिएंट को इक्वल कर देना, आई कैप वाले कोफिशिएंट इक्वल कर देना और जे के जे वाले कर देना। तो लिख दीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वेक्टर बी। ए कितना है 6 आई कैप, बोलो 9 जे कैप इक्वल टू 2 लेमडा आई कैप प्लस में म्यू स्क्वायर जे कैप। जरा ध्यान से देखिए, आई को आई के साथ कंपेयर करना है, कीजिए। 6 इक्वल टू आएगा 2 लेमडा एंड 9 इक्वल टू आएगा म्यू स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, लेमडा इक्वल टू 3 आ गया एंड म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, इसका मतलब हो गया म्यू इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 3। तो इसके प्लस माइनस 3 दोनों वैल्यूज पॉसिबल है और लेमडा की सिर्फ एक वैल्यूज पॉसिबल है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि लेमडा और म्यू इक्वल होने चाहिए, लेमडा और म्यू भी क्या होने चाहिए, इक्वल, तो अपन क्या रखेंगे, सिर्फ प्लस 3 रखेंगे। बट अभी अपना दोनों आंसर वैलिड होंगे, लेमडा इक्वल टू 3। जैसे ऑप्शन ऐसे दे सकता है ना, पहला ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया कि लेमडा इक्वल टू 3 म्यू इक्वल टू 3, दूसरा दिया लेमडा इक्वल टू 3 म्यू इक्वल टू -3। तो ये दोनों ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट। और अगला देख सकता है लेमडा इक्वल टू -3 म्यू इक्वल टू +3 -3 है ना, दो नीचे वाले कैंसिल हो क्योंकि लेमडा नेगेटिव नहीं है, लेमडा का सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, बट म्यू के तो दो वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलो बेटा, कर लिया होगा आपने नोट। अगला देखते हैं, अगला वो है बेटा पैरेलल वेक्टर। कौन सा अगला जो टाइप है वो है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब ये होगा कि जब भी हमने एंगल निकाला था ना, वो थीटा कितना हो जाना चाहिए, 0। बस अभी अभी हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला था, अगर वो एंगल कितना है, 0 के इक्वल है, तब तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, आपके पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल का मतलब यही होता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस इतनी सी बात, मैग्नीट्यूड इक्वल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहां पे जो कंडीशन बनेगी, डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर, यानी दोनों सदिशों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर शुड बी सेम। जरूरी मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ठीक है, वो इक्वली बन जाएगा, बट अभी क्या है बेटा, इक्वल ना हो तो भी क्या हो सकता है, वो पैरेलल हो सकता है। ठीक है, बस क्या करना जरूरी है, डायरेक्शन सेम करना जरूरी है। अब मैं बोलूं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, वो दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है, लेकिन मैंने कहा कि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है का मतलब क्या है, अगर मुझे इक्वल करना होता, जैसे ए इक्वल टू बी, तब तो मैं इक्वल कर देता, है ना। अब मैं बोलूंगा देखो ये दोनों इक्वल हो जरूरी नहीं है, तो यहां पे क्या लगा दूंगा मैं, एक कोफिशिएंट। हाँ, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो जाएगा, जैसे वेक्टर ए ऐसे हो गया तो वेक्टर बी ऐसा हो गया, छोटा हो गया इससे ना, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं बोलूं इसका 5 है और इसका कितना है, 3 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी का मैग्नीट्यूड नहीं आ जाएगा। हाँ, तो मुझे किसी न किसी चीज से गुणा करना पड़ेगा, किसी न किसी नंबर से, ताकि इसका मैग्नीट्यूड आ जाए। हो सकता है कि लार्ज हो जाए, मान लो 10 के बराबर हो जाए, ये भी पैरेलल है, ए और सी पैरेलल है, और सी का मैग्नीट्यूड ए का डबल है, ए का डबल है, तो मतलब यहाँ पे किस नंबर से गुणा कर दूंगा, 2 से। बात समझाइए। तो मैं अब यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेमडा निकालना है, और ये लेमडा क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेमडा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी लेस देन वाला आ जाएगा दूसरा, लेकिन क्या होना चाहिए यहाँ पे, लेमडा ग्रेटर देन शुड बी 0। बात समझ आ गई ना बेटा। हाँ, अगर ये आपको बात समझ आती है तो इसको नोट कर लीजिए, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। और मैं आपको एक और बात बता दूं
पहले मैं अब वेक्टर जैसे शुरू हो गया ना, पहले वाला तो बेसिक मैथ था, अभी वेक्टर शुरू हो गया, तो इस वेक्टर के अंदर पहले हम क्या करेंगे, काम काम के सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे, जो भी बच्चा अगर बोर्ड की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, उन सबके लिए होगा वो, है ना। उसके बाद में अगर कोई जेईई मेंस का, एडवांस का, इनकी तैयारी करता है, उनके लिए मैं क्वेश्चंस के सेशन ये कंसेप्ट पूरे होने के बाद में रखूंगा, ठीक है ना। हाँ, इनके अंदर भी देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, हाँ, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट वही बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे हाई लेवल का नहीं पढ़ना, हाई लेवल कुछ नहीं होता बेटा, आपको तो क्वालिटी एजुकेशन लेनी है ना, कुल मिला के। अरे एजुकेशन जब लेनी है तो अच्छी वाली लेंगे, बुरी क्यों लेंगे, इस बात को इस बात को भी नोट कर लेना दिमाग के अंदर, जब लेनी है अच्छी लेंगे, अच्छी एजुकेशन लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। हाँ, चलो इसको नोट कर लिया होगा आपने अभी तक, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन करते हैं पैरेलल वेक्टर का बेटा, बस सब कुछ दिमाग से निकलेगा भी। क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर है a इक्वल टू 2i कैप माइनस 3 लेमडा j कैप प्लस में 6k कैप, एंड वेक्टर b है x i कैप एक्स आई कैप लेमडा, लेमडा की जगह कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ वाई, 3y, एक्स आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 12 के कैप। आपको ए एंड बी क्या है, पैरेलल वेक्टर है, गिवन है क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, देन फाइंड आउट लेमडा एंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है ना। चलो करें इसको सोल्व। देखो बेटा क्या बोला गया है कि वेक्टर ए एंड बी पैरेलल है, और पैरेलल की कंडीशन क्या है कि कोई ना कोई लेमडा मुझे जरूर मिल जाएगा जो इससे मल्टीप्लाई होगा और दोनों इक्वल वेक्टर बन जाएंगे। हाँ, छोटा बड़ा हो, लेमडा इक्वल टू 1 हो गया तो वैसे ही इक्वल वेक्टर बन गया, अगर नहीं भी है तो मुझे इक्वल बना देना, किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो तो ए को मैं सीधा सीधा रख देता हूँ 2i कैप माइनस 3yj कैप प्लस में 6k कैप इक्वल टू लेमडा इंटू में वेक्टर बी कितना है, एक्स आई कैप प्लस में 6j कैप माइनस 12k कैप। ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 2i कैप माइनस 3yj कैप प्लस में 6k के कैप, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, एक्स लेमडा आई कैप प्लस में 6 लेमडा j कैप माइनस में 12 लेमडा k कैप। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं हो गए, हाँ तो इक्वल है तो आई कैप के कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए, जे के भी इक्वल होना चाहिए और के भी। पहले के वाले कंपेयर कर लेते हैं, तो इधर देखो कितना है 6, मैं के वाले इधर कंपेयर कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे के वाला कर रहा हूँ सबसे पहले, तो के वाले करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कितना है -12 है लेमडा इक्वल टू कितना होना चाहिए, उस 6 के इक्वल आना चाहिए, -12 लेमडा किसके इक्वल आना चाहिए, 6 की। तो यहां से आप लेमडा की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी, -1/2। पहले तो हमने ये लेमडा निकाला, अभी एक्स और वाई नहीं निकाला है। अब और एक्स और वाई के लिए क्या करते हैं, आई कैप वाले कोफिशिएंट क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो इधर आई का कितना है, अगर मैं आई वाले इक्वेट करूं तो कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो, इधर आएगा कितना है 2 और इधर कितना है एक्स लेमडा, तो यानी एक्स लेमडा इक्वल टू कितना होना चाहिए था 2, एक्स लेमडा इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और मेरे पास में लेमडा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, तो जरा ध्यान से देखो लेमडा कितना है -1/2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2 हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरे ख्याल से -4 हो गया ना, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई -4। अब ऐसे ही मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की। अब इस बार किसके कंपेयर कर दूंगा, जे कैप की। तो जरा ध्यान से देखो इधर कितना है बेटा, इधर कितना है 6 लेमडा और इधर कितना है -3y, 6 लेमडा, इधर 6 लेमडा आ गया जे में, और इधर कितना है बेटा -3y। जरा ध्यान से देखो, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कितनी चाहिए बेटा -2 लेमडा, डिवाइड कर दिया मैंने, और y इक्वल टू -2 इंटू में लेमडा की वैल्यू देखो कितनी थी, लेमडा की वैल्यू -1/2, फिर से मैंने पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +1 आएगा, तो यानी x की वैल्यू आ गई -4 एंड y की वैल्यू आ गई 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी आप लर्निंग स्टेज पे हो ना, तो उसके लिए क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। हाँ, एक इलिस्ट्रेशन बहुत है मेरे ख्याल से, ऐसे ही क्वेश्चन आए, मैंने ये एकदम अच्छे वाला क्वेश्चन लिया है, हाँ बिल्कुल बेसिक नहीं लिए हैं कि हाँ आपको बिल्कुल ऐसे करना है, ये वो सिर्फ लेमडा की वैल्यू निकालनी हो, मैंने एक्स और वाई भी इसके अंदर ही घुसा दिया, ठीक है ना, हाँ, ताकि थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बन गया। चलो
नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो नोट कर लिया होगा बेटा। अब अगला इसी का भाई है, वैसे पैरेलल का भाई क्या है, एंटी पैरेलल। अब नोट कर लो बस, ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन उसके ऊपर करने की जरूरत है नहीं वैसे इतनी, बट कर लेंगे क्वेश्चन। अगला है एंटी पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल क्या होगा, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बस अपोजिट। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब है अगर वेक्टर ये ए की दिशा ये है तो बी की दिशा क्या हो जानी चाहिए, ये वाली। सर बस यही अंतर है। क्या अंतर है इन पिछले वाले में और इसमें, ये इधर है और वो उधर था। तो अगर दोनों को इक्वल बनाना हो, मुझे बताओ कि दोनों को अगर इक्वल बनाना हो तो मुझे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही लेमडा से कर दो और वो भी आएगा। लेकिन इस पर खास बात क्या है, लेमडा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। क्यों, क्योंकि माइनस से गुणा करते ही क्या बन जाता है, वेक्टर का नेगेटिव बन जाता है। वेक्टर का नेगेटिव बन जाता है। मैंने अलग से नहीं लिखा है वेक्टर का नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ वेक्टर कुछ लोग लिखाते हैं, मैं नहीं लिखा था। आप समझ गए ना कि अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है ए, तो अगर मैं इसका नेगेटिव लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज हुआ है। तो ये वेक्टर ए है और उसका अगर नेगेटिव ले लिया हमने तो क्या बन जाएगा, ये उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो देखो मैंने डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दी किसी नंबर से, और साथ में लेमडा भी चाहिए ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए लेमडा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, नोट हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन अभी फटाफट से। वो क्वेश्चन है वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा 3xi प्लस 6j माइनस 9y कैप। वेक्टर बी हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस z कैप। आपको बताना है एक्स वाई जेड कितना आएगा, ठीक है ना। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज बतानी है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो क्या है, एंटी पैरेलल। आंटी हो गई यहाँ पे, तो जब आंटी आएगी तो कुछ तो काम करेगी ना। क्या काम कर देगी, क्या काम कर देगी, माइनस लगा देना है आपको। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है इसका, आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसको ध्यान से सुनते जाइए। कर ही लीजिए, कर लिया होगा आपने। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या करना है आपको, क्या करना है भैया, किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। बस समझाएगी ना। हाँ, यानी जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो क्या आनी चाहिए, लेस देन 0। क्लियर हो गई बात, ठीक है जी, ठीक है। तो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस लेमडा बी वेक्टर बोल दूं मैं, माइनस बोल सकता हूं ना। अब लेमडा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब लेमडा हो जाएगा ग्रेटर देन 0। लेमडा ग्रेटर देन 0 हो गया, बहुत बढ़िया। जरा ध्यान से देखिए, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, देखो 3xi प्लस 6j माइनस 9y इक्वल टू माइनस लेमडा, और बी सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, zi माइनस 3 लेमडा j प्लस ये 2 है मेरे ख्याल से, यस ये 2 है, z नहीं है, ये 2 है और ये है z एंड प्लस z लेमडा, ठीक है। इक्वेट कर दो, आई के आई वाले, जे के जे के और के। सबसे सिंपल कौन सा लग रहा है, जे वाला लग रहा है, इससे लेमडा आ जाएगा। कर दीजिए, 6 इक्वल टू कितना आएगा, -3 लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -2, -3 लेमडा है और इधर ये है 6, ठीक है जी, आ गया। ये आई ये मतलब लेमडा की वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यू निकाल दीजिए, किसकी, निकालो। आई के साथ कंपेयर करो तो कितना चाहिए, 2 लेमडा हो गया ये, है ना। माइनस का आई वाला आई के साथ कंपेयर करो तो कितना हो जाएगा, -2 लेमडा
-2 लेमडा इक्वल टू 3x। जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2/3 इंटू में लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है -2, तो कितना आ जाएगा 4/3। चलो अब k कैप बचा, उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो k कैप कितना आ गया, y की वैल्यू बताई नहीं ना, हाँ नहीं है, तो k कैप को कंपेयर करो तो कितना जाएगा -9y इज इक्वल टू -9y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का z लेमडा, नहीं z लेमडा। तो मेरे ख्याल से देखो जरा, लेमडा की वैल्यू है -2z, ये कट गया तो y इज इक्वल टू आएगा 2/9z। हाँ बस ये आ गया, ये इक्वेशन है। तो y और z के कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है जो बस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो y और z की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं बोलो z इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे y और z के इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, आ भी जाएंगे, ठीक है ना। चलो मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये था अपना एंटी पैरेलल का इक्वेशन, आपको करना इसी तरीके से, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। चलो जब आपने ये कर लिया तो जो अगला टाइप है वो है कोप्लेनर का, और वो काम का भी है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, देखो ये कोप्लेनर का मतलब है सारे के सारे वेक्टर वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, वो उस प्लेन को छोड़ना नहीं चाहिए। जितने भी वेक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये क्या है अपना जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये एक क्या है प्लेन हो गया। इस प्लेन के ऊपर सारे वेक्टर होंगे, वो क्या कहलाएंगे, देखो ये वेक्टर, जैसे बोलूं वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी, ठीक है जी, वेक्टर सी भी ठीक है जी, वेक्टर डी, ये लो सबके सब किसमें इसी बोर्ड में बना दिया ना, बिल्कुल। तो सर बाहर कौन सा होगा, देखो जरा ध्यान से, ये वेक्टर दिख रहा है ऐसे, वेक्टर यहां से लेके हवा में, हवा में थोड़ा जूम करने की कोशिश करना, ये वाला वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या है, इस वाले प्लेन में नहीं है, तो इनके साथ कोप्लेनर नहीं हुआ वो, इनके साथ कभी भी कोप्लेनर नहीं बनेगा, तो वो इसी डायरेक्शन में रहने वाला है। हो सकता है कोई ऐसा वेक्टर हो, ये देखो ये ऐसा वेक्टर, थोड़ा फील करने का ट्राई करना, ये वाला है। तो ये क्या हो गया, इस प्लेन को छोड़ गया, तो ए बी सी डी सारे के सारे किस में कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे, ठीक है ना। हाँ इनकी कोई कंडीशन भी होती है, वो कंडीशन हम जब देख लेंगे ट्राइंगल लो उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। वो कंडीशन अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, बट ये समझना जरूरी है कि कोप्लेनर वेक्टर कैसे होते हैं। तो ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन क्या होता है, एक ही होता है, क्या कहलाएंगे, आपके कोप्लेनर वेक्टर होंगे, ठीक है ना। हाँ तो जरा ध्यान से देखो, ये सारे के सारे किस में आ गए हैं, इसी एक्स वाई प्लेन में आ गए हैं। तो इनको रखने वाला जो प्लेन होगा वो कोप्लेनर प्लेन हो जाएगा, और ये सारे जो वेक्टर हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, नोट कर लो इसको भी। चलो अब टाइप हो गया अपना, टाइप के बाद में देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कुल मिला के आपको घटक लेने आना चाहिए, कंपोनेंट, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, इसको सिंपल ऐसे बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो मैं तो आज के बाद में एक ही नाम बोलूंगा, कंपोनेंट, ठीक है ना। हाँ बुक्स के अंदर आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए लिखवा रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है भैया। थोड़ा सा आप अपना दिमाग को खुला रखना और समझने का प्रयास करना, आपको सब आता है, मैं तो कह रहा हूँ आपको सब आता है। देखो ये वेक्टर ए ले लिया मैंने, वेक्टर ए नहीं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और ये इसका क्या है, वेक्टर ए ले लिया, ले लूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। और ये क्या है, एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, ये इसका ये वाला होगा, एक तो इस वेक्टर में क्या आया होगा, ये एक्स एक्स के लोग आया होगा, और साथ ही साथ में क्या आया होगा, वाई एक्सिस के। तो ये एक्स भी लिख दो इसको और वाई लिख दो, कोई समस्या है। इस लेंथ को मैंने एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया, ओ वाई मान लिया, ठीक है ना। और ये जो लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए हुआ कि नहीं हुआ। तो जरा ध्यान से देखना, ये एक ट्राइंगल बनेगा आपको, है ना। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया और वाई हो गया। मुझे बताओ एक्स निकालना और वाई निकालना है, तो वाई निकालने के लिए क्या लगा दो,
साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कारण। ध्यान से देखो y इक्वल टू कितना है, a साइन थीटा। यहां क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, कोस थीटा लगा दीजिए एक बार फिर से, ताकि आपका बेस वाला दीजिए। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटा कारण। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना है, a कोस। ध्यान से देखिए y की वैल्यू क्या है, a sin थीटा, और x की वैल्यू क्या है, a cos थीटा। यही इस वेक्टर के क्या हो गए हैं, कंपोनेंट हो गए हैं अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो वेक्टर a के मैंने कंपोनेंट लिए किस किस डायरेक्शन में लिए हैं, एक तो x एक्सिस यानी जिसके साथ एंगल बना है, याद रखिए जिसके साथ एंगल बना है वो वाला आएगा कोस, तो ये कितना जाएगा, a cos थीटा। जिसके साथ नहीं बना है वो आएगा साइन, तो y इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा, a sin थीटा। अब बार बार ना मैं कैसे लिखूंगा, देखो आप भी याद डाल दीजिए, अगर आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो आदत तो डालिए इस चीज की। अगर मान लो कि ये वेक्टर ऐसे दे रखा है और कोई एंगल ऐसे दे रखा है थीटा, पता नहीं कहां पे, तो इसके कंपोनेंट लेने हैं मुझे, तो वेक्टर ए होगा, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, ए कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, ए साइन थीटा, बस। और ये परपेंडिकुलर है, ये जो एंगल बनेगा ना, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। समझा गया। तो मैंने ए के क्या ले लिए हैं, कंपोनेंट ले लिए, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। बस भाई, जिसके साथ एंगल बनता है, जिसके साथ एंगल यानी जिसके साथ कोण आएगा, जिसके साथ थीटा आएगा, वो उसके साथ वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, वो घटक कौन सा होगा, कोस होगा। जिसके साथ नहीं बनेगा वो साइन होगा, जिसके साथ बनेगा कोस होगा। तो ए कोस थीटा, जिसके साथ नहीं बना वो ए साइन थीटा हो गया। बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर होती है तो एक दो और करने का प्रयास करते हैं अपन, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना, जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी कंपोनेंट्स की। एक आपका इंक्लाइन प्लेन होता है बेटा, ये थीटा मान लेता हूं, ठीक है ना। यहां पे कोई ब्लॉक प्लेस्ड है, ठीक है ना, बढ़िया है। तो इसका क्या लग रहा होगा, इधर नीचे mg लग रहा होगा। आपको बोला गया कि mg के क्या ले लो, कंपोनेंट लो। और कंपोनेंट किस किस डायरेक्शन में लेने हैं, एक तो इस डायरेक्शन के होगा ना चाहिए, ये वाला, और इसके एक परपेंडिकुलर, यानी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है जी सर। जरा ध्यान से देखो, तो mg तो इसी डायरेक्शन में है ना, डाउनवर्ड बिल्कुल, और ये वो डायरेक्शन है दोनों जिनके अलोंग हमें क्या लेने हैं, कंपोनेंट लेने हैं। ध्यान से देखो, अगर ये थीटा हुआ, ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए ना। हाँ, तो ये थीटा, ये 90, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब ये क्या इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई ये परपेंडिकुलर है ना इंक्लाइन प्लेन के, टोटल 90 होना चाहिए, तो देखो दोनों का सम करो, 90 आ रहा है। हाँ, तो ये एंगल जो है वो कितना आ गया, थीटा आया कि नहीं आया। अब इस mg क्या लेने हैं, कंपोनेंट। अरे कंपोनेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर जब तक आपको कंपोनेंट लेना समझ में नहीं आएगा ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मतलब आपको ये डायरेक्शन वगैरह समझ में नहीं आएगी, आपको वेक्टर किधर तोड़ना है, क्या करना है, क्या लेना है, क्या कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए कंपोनेंट को करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम एक्सिस अपनी मान सकते हैं। ये देखो हमने अपनी एक्सिस मान लेना। हाँ, अब देखो mg जिसके साथ एंगल बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है ना, तो ये कितना जाएगा, बोलो mg जिसके साथ बनता है कोस आएगा, जिसके साथ बनता है उसके साथ क्या आएगा, कोस। तो जिसके साथ एंगल बना वो क्या आ गया, कोस आ गया, और जिसके साथ नहीं बनता है उसके साथ क्या आएगा, साइन। तो ये आ गया कोस, ये किधर आ जाएगा, इधर नहीं बन रहा, तो क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा। अरे कंपोनेंट के बड़े करना है कि नहीं आया। हाँ, अगर तुम ग्रेविटी एक्सेलरेशन बात करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, जी कोस थीटा, इधर क्या आ जाएगा। तो ये ऐसा लगेगा ना कि ये जो ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को ध्यान से देखो, ये ब्लॉक कुछ ऐसा हुआ, इधर वाली डायरेक्शन में कितना सा एक्सेलरेशन है इसका, जी कोस थीटा आ गया ना, एम से डिवाइड कर दीजिए, एम से, और इधर कितना आएगा, जी साइन थीटा। अभी मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, अभी और कुछ भी नहीं है, इसकी मोशन जो इधर ही रहेगा, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो देखो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी साइन थीटा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ेंगे तो उसका कितना होता है, जी होता है, इसका कितना हो गया, जी साइन थीटा। अभी आपको एक्सेलरेशन वगैरह टर्म अगर समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, फिलहाल इतना समझ लीजिए, कंपोनेंट तो आ गया ना, जी साइन थीटा कैसे याद लेते हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज थी, है ना। एक एक चीज और करा देते हैं कि कंपोनेंट लेना थोड़ा सा ठीक तरीके से समझ में आ जाए। ये समझ गया ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मतलब कंपोनेंट लेते कैसे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो, ये क्या है, एक सर्कुलर पथ है, सेमी सर्कल मान सकते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे कोई पार्टिकल है और ये ग्राउंड पे प्लेस्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, और ये एंगल आपको गिवन है थीटा। अब हमें क्या करना है, ये mg लग रहा होगा इस पे mg किधर लग रहा होगा, बिल्कुल नीचे की ओर लग रहा होगा mg।
इसका अगर मास m हुआ तो हमें mg के कंपोनेंट लेने, किस किस डायरेक्शन में लेने, एक तो ये डायरेक्शन ये वाली, और एक ये इसके टेंजेंशियल। देखो ना, सर्कल है तो सर्कल का जो टेंजेंट होगी उसके अगर परपेंडिकुलर खींचो तो परपेंडिकुलर कहां से जाएगा, सेंटर से ही जाता है। तो ये दोनों क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइंस होगी, यानी लंबवत रेखाएं होगी। हाँ, तुम बता सकते हो मुझे ये एंगल कितना है, ये देखो ये थीटा हुआ, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, सर ध्यान से देखते हैं, निकालने का ट्राई करते हैं ना, क्या दिक्कत है। बस ये एंगल निकालना भी सीख जाना। ये देखो ये थीटा, ये तो 90 दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर, और ये 90 माइनस थीटा दिख गया ना, और ये पूरा 90 था, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। दोनों का सम थीटा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये भी एंगल थीटा ही आएगा मेरे ख्याल से, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला थीटा आया कि नहीं आया, अरे आया ना यार, ध्यान से देख लो। आप कैसे भी लिख सकते हो, आप सीधा सीधा भी लिख सकते थे, ये देखो ये जा रही है ना, और ये इसके दो पैरेलल लाइंस आ गई, ये देखो एक तो ये वाली लाइन है और ये mg वाली लाइन है, और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। सीधे 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 ऐसे भी देख सकते थे, और भी कई तरीका हो सकता है देखने की, हाँ कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो ये थीटा आया, तो इसके साथ किसके साथ एंगल बन रहा है, इसके साथ बन रहा है ना, तो ये इधर वाला कितना जाएगा, mg cos थीटा, और जिसके साथ नहीं बन रहा है, यानी इसके साथ नहीं बन रहा है, तो इधर कितना आएगा, mg sin थीटा। तो जब ये आपको कंपोनेंट ब्रेक करना चाहिए ना, तो आपका सर्कुलर वाले मोशन वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, उनमें बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा, बहुत ज्यादा इजी पड़ने वाला है। बात समझाइए ना बेटा, ठीक है। फिर ये कंपोनेंट लेने से हाँ, एंगल वगैरह निकालना भी आपको आना चाहिए यार, अगर एंगल वगैरह निकालना नहीं आएगा तो भी समस्या रहेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप एंगल वगैरह तो निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, बस कंपोनेंट ढंग से लेना, कंपोनेंट ढंग से कैसे लेना, जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कौन सा आएगा, कोस आएगा, जिसके साथ नहीं बन रहा है वो साइन आएगा। तो mg cos थीटा और mg cos थीटा और mg sin थीटा, ऐसे दो कंपोनेंट हो गए। mg या कोई भी फोर्स हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। हाँ, यहाँ पे फोर्स है mg, इसलिए फोर्स तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, तो ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं। ये एक वेक्टर हो गया, ये इसका एंगल है 37 डिग्री, और ये है 30 न्यूटन का, ठीक है ना। आपको बताना है एक्स एक्सिस, यानी ये इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है ना। ये तो आपका मैग्नीट्यूड गिवन है, क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और ये एफ हो गया ना, तो इस एफ का मैग्नीट्यूड पता है 30 न्यूटन, और आपको इसका एंगल पता है, किसके साथ में, एक्स एक्सिस। कुछ नहीं सर, सर मुझे आता है, देखो सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एफ कोस थीटा, क्योंकि इसी के साथ एंगल बन रहा है। और सर ये भी आता है मुझे, जिसके साथ नहीं बनता है वो आता है एफ साइन थीटा। तो दोनों कंपोनेंट आ गए, तो वेक्टर लिखा जा सकता है। तो वेक्टर एफ इक्वल टू एफ कोस थीटा आई कैप प्लस में एफ साइन थीटा जे कैप। ध्यान से देखना, एफ की वैल्यू कितनी है 30, और ये कितना आ जाएगा कोस 37 डिग्री आई कैप प्लस में 30 साइन 37 डिग्री जे कैप। ध्यान से देखो, अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता है तो मैं वैल्यूज अब याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा काम में आती है। देखो कोस याद करते हैं या साइन याद कर लेते हैं, चलो हाँ, साइन 37 कोस 37 और टेन 37 टेन 37। देखो साइन जो होता है या कोस जो होता है वो क्या होता है, एक से डिक्रीज होना शुरू होता है, और 45 के बाद में क्या होता है, 45 पे कितना जाता है 1/√2, फिर उससे भी कम जाता है। अभी जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4/5 आएगा, और ये कम आएगा अभी। यानी साइन जो होता है वो स्टार्टिंग में कम रहता है, बाद में ज्यादा। तो साइन आएगा 3/5, कोस आता है 4/5, और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टेन आ जाएगा, कितना आएगा 3/4। चलिए उसी के साथ में आता है साइन 53 कोस 53 और टेन 53, कुछ नहीं 37 प्लस 53 90 होता है, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू कितना आएगा 4/5 3/5 और 4/3। ध्यान रखिए साइन जो है वो स्टार्टिंग में 45 तक क्या होता है, कोस से कम होता है ना, तो साइन जो 37 है वो क्या आ जाएगा 3/5 आएगा। अब 53 पे देखो तो क्या हो जाएगा, कोस से ज्यादा हो जाएगा, कोस से ज्यादा कितना हो गया 4/5 हो गया। वैसे इसका उल्टा ध्यान में रख जाएगा, और इन दोनों में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा
10 का जगह 10 37 देखो 1 से कम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये सारी वैल्यूज मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ 36.9 डिग्री के आसपास होता है, बट होता है। f इक्वल टू 30 कोस 37 कितना हो गया, कोस 37 हो गया, अभी अभी देखो कोस 37 कितना हो गया 4/5 आई के प्लस में 30 इंटू में साइन 37 कितना हो गया, साइन 37 कितना है, साइन 37 3/5। अरे मुझे तो याद है, मैं ऊपर क्यों देख रहा हूँ। 37 4/5 ठीक है। वेक्टर एफ है कितना हो जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा ना, 24 आई कैप, ये आ जाएगा शायद 18 जे कैप। आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल ले जो अगेन 30 आएगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस में 18 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 476 प्लस में ये कितना होता है 324 ऐड करोगे तो 500 हो गया, 576 आएगा। 24 का स्क्वायर, हाँ 576 आता है बिल्कुल 576। तो 24 ऐड 600 300 और ऐड कर देना कितना 900 900 कितना हो जाएगा। अगेन क्या रहा मैग्नीट्यूड, मैंने क्या था ये आपको मैग्नीट्यूड था, ये थीटा गिवन था, तो हमने क्या लिख दिया है फाइनली, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया मतलब आई कैप जे कैप के टर्म्स में, तो लिखा जा सकता, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आगे बात समझ में। हाँ तो ये क्या किया हमने, इसके कंपोनेंट लेना सीख गए। अब अगर हम जब कंपोनेंट लेना सीख गए हैं तो आगे अपने को ना ये कंपोनेंट से ही अपन सब चीज कर देंगे, जैसे आपका पैरेललोग्राम है एंड रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, डॉट कैसे करना है, क्रॉस कैसे करना, ये कंपोनेंट से मैं बहुत जल्दी बता दूंगा, ठीक है ना। एक बार आपने कंपोनेंट सीख लिया तो मैं कह रहा हूं आपका कभी कोई जो हो ना मतलब रेजोल्यूशन वाला कंपोनेंट वाला, और अगर आपको इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएंगे तो कंपोनेंट से करना फटाफट आ जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो मुझे लगता है आज का सेशन थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट कोई नहीं, इतना चलेगा। हाँ चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।